हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस का 50 MVVI लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का यहाँ पे हम लोग चौथा पार्ट को देखेंगे। इससे पहले हम लोग तीसरा पार्ट को देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके बारी बारी से सभी पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 जो VVI सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी कि गेस सब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट किए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले 2023 में, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। दोस्तों, क्लास को जो ना बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में भी हम लोग काफी महत्वपूर्ण 2011 से 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्न को यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट किए हैं। वैसे प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा जा चुका है, और दोस्तों जो NCERT पैटर्न पर आधारित हो। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो ना दोस्तों धमाकेदार क्लास होती रहती है। ठीक है, तो क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। कहने का अर्थ है कि उस डिवाइस का नाम लिखना है जो किसी भी कंडक्टर के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में क्या करती है, मदद करती है, यानी कि सहायता करती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि किसी चालक के सिरों का पर विभवांतर बनाए रखने के लिए सेल या बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप कोई भी कंडक्टर के सिरों पर विभवांतर बनाए रखना चाहते हैं तो वो कौन सा डिवाइस होता है दोस्तों, या तो वो सेल होगा या तो बैटरी होगा। ठीक है, और दोस्तों बैटरी किसको कहते हैं, तो सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों बैटरी से हमें कौन सी धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। आप जो है इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा था कि उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है, यानी कि मदद करती है। तो यहाँ पे इजीली यहाँ पे काफी सिंपल इसका डेफिनेशन है कि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने के लिए सेल या बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो ना दोस्तों आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न जो है ना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज दोस्तों यहाँ पे क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत टेस्टरों अथवा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होते हैं टेस्टरों और यहाँ पे विद्युत स्त्रियों में के तापन अवयव शुद्ध धातु का नाम बनाकर किसी मिश्र धातु का क्यों बनाए जाते। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि विद्युत टेस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के नाम बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे यहाँ पे पहला कारण कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातु की अपेक्षा अधिक होती है। यानी कि जो मिश्र धातु होती है दोस्तों, इसकी जो प्रतिरोधकता होती है ना, उसकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, अधिक होती है। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट है कि मिश्र धातुओं का गलनांक उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा उच्च होती है। ठीक है, मिश्र धातु का गलनांक क्या दोस्तों, सबसे हाई होती है उसकी अवयवी धातुओं की तुलना में, अर्थात सामान्य से अधिक तापमान सहन करने की क्षमता भी पाई जाती है ना। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि मिश्र धातु का संक्षारण भी अवयवी धातु की अपेक्षा बहुत अधिक समय में होता है। यानी कि जो मिश्र धातु होता है दोस्तों, ये एक तरह का कह सकते हैं संक्षारण रोधी होती है, इसमें जंग रोधी कह सकते हैं। इसमें जो है ना दोस्तों, इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, यानी कि ये संक्षारित नहीं होती है, इसीलिए ये लंबे समय तक इसका टिकाव संभव है। ठीक है, उम्मीद करती है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि यह कहने का क्या तात्पर्य है कि इन्हें दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है। कहने का अर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है। तो चलो दोस्तों इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि 1 वोल्ट क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यदि किसी विद्युत धारावी चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। तो काफी सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन है, यानी कि किसी भी चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। तो हम समझ सकते हैं, हम कह सकते हैं कि उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जो है ना दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, वोल्ट जो होते हैं ना, ये W/Q के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। कहने का अर्थ है कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को जो ना दोस्तों एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे W यानी कि एक क्या हो जाएगा दोस्तों, W कहने का अर्थ है आपका, यहाँ पे देखिएगा W का अर्थ क्या होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और यहाँ पे Q का मतलब क्या होता है दोस्तों, आवेश होता है ना। और यहाँ पे W हो जाएगा आपका कूलम ना, मतलब यहाँ पे एक तरह का क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। W को किसके द्वारा दिखाते हैं, कार्य, मतलब कार्य को हम लोग कैपिटल W के द्वारा दिखाते हैं, यानी कि 1 जूल कार्य किया जाता है ना। और यहाँ पे एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि यहाँ पे कार्य यानी कि W जो ना दोस्तों 1 जूल ले चुके हैं, और यहाँ पे Q अर्थात आवेश 1 कूलाम ले चुके हैं। तो यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/1 यानी कि 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा ना। तो इसको आप कुछ इस प्रकार लिखिए कि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए क्लास को आप जो ना दोस्तों बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं ना। ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं वो आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि निम्नलिखित गुणों के आधार पर ऊर्जा का उत्तम स्रोत कोई उत्तम स्रोत कहलाता है। ठीक है, उत्तम स्रोत किस काहे कहेंगे, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं वही आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे काफी सारे गुण हैं, तो इसका उपयोग करना सुविधाजनक होती है। ठीक है, इसका उपयोग करना क्या होती है दोस्तों, सुविधाजनक होती है। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है ना, और पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करे। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि लंबी अवधि तक स्थिर दर से ऊर्जा उपलब्ध करा सके। तो इसी कारणों से हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा का उत्तम स्रोत कहते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं ना। उत्तम ईंधन से क्या तात्पर्य है, यानी कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि एक उत्तम ईंधन उसे कहते हैं जो सरलता से उपलब्ध हो। ठीक है, सरलता से उपलब्ध हो और ईंधन का उसमें मान अधिक हो। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रति एकक आयतन पर अधिक ऊर्जा उत्पन्न करे। और यहाँ पे देखिएगा भंडारण तथा परिवहन करने में आसान हो और सस्ता होना भी चाहिए ताकि सबकी पहुंच में हो। ठीक है, जैसे कि उत्तम ईंधन के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, LPG गैस जो हम लोग रसोई घर में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए। तो ये क्या होता है दोस्तों, सरलता से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इजीली हम जैसे यहाँ पे LPG गैस वगैरह खत्म होता है तो इजीली हम क्या जाते हैं, उसको उठा करके दुकान में लेके जाते हैं और यहाँ पे गैस को भरवा के लेके आ जाते हैं या उसको एक्सचेंज कर देते हैं। और यहाँ पे ईंधन का उसमें मैन क्या होता है दोस्तों, अधिक। जैसे कि अगर यहाँ पे कोयला वगैरह जलाते हैं तो उसका क्या होता है दोस्तों, उसमें मान जो होते हैं ना, हीटिंग वैल्यू क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे LPG गैस का उपयोग करते हैं तो उसका हीटिंग वैल्यू क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अन्य ईंधन की तुलना में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रति एकक आयतन पर अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, और यहाँ पे भंडारण तथा परिवहन करने में आसान होती है।
ठीक है। कहने का अर्थ जैसे कि आप क्या जैसे कि एलपीजी गैस हो गया, फिर कुछ भी ईंधन ले सकते हैं, ईंधन के तौर पर कुछ भी हो सकता है, जैसे सीएनजी हो सकते हैं, ठीक है, एलपीजी गैस हो सकते हैं, उसके बाद पेट्रोल हो सकते हैं। ये सब क्या होता है दोस्तों, इसका भंडारण और परिवहन आसानी होता है। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह इसको लेके भी जा सकते हैं और सस्ता भी होता है, ताकि सबकी पहुंच में होता है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ठीक है। आप क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न क्या कराएगी, प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है। प्रश्न ये कराए कि यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ये कराए कि यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सबसे अच्छा कौन सा ऊर्जा स्रोत लगता है, ठीक है, भोजन को गर्म करने के लिए? तो आप कहेंगे दोस्तों, आप कहेंगे सर जी एलपीजी गैस हमें अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा हम अपने भोजन को गर्म करने के लिए एलपीजी गैस का उपयोग करेंगे। इसके निम्नलिखित कारण है। तो सबसे पहला कारण देखिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे चूल्हा वगैरह में बैठते हैं तो उससे क्या होता है दोस्तों, अगर आप जलावन वगैरह जलाते हैं या फिर कोयला से भोजन प्राप्त करते हैं तो उससे काफ़ी मात्रा में धुआं निकलती है। इससे हमारा वायु मंडल क्या होते हैं में प्रदूषण फैल जाती है। तो देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट, ये जलने पर धुआं या रास नहीं छोड़ता है, ठीक है। अगर आप जलावन वगैरह जलाते हैं तो उससे सबसे पहले तो यहाँ पे धुआं तो देगी, धुआं तो छोड़ेगी और यहाँ पे रास भी तो छोड़ेगी, ठीक है। तो ये काफ़ी झंझट वाला चीज़ होता है और बहुत कम मात्रा में प्रदूषण फैलता है। कौन? एलपीजी गैस, ठीक है। इससे हमारा पर्यावरण में उतना नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अगला पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि यह सस्ता है ना, इसका परिवहन तथा भंडारण भी आसान है। एलपीजी गैस का परिवहन क्या है दोस्तों, बहुत ही आसान है। एक जगह से दूसरी जगह हम लोग इजीली इसको हम लोग लेके जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका भंडारण भी ईजी है और ये सस्ता भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा इसका ज्वलनांक भी अधिक होता है, इसका ज्वलन ताप क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है, ठीक है। और अतः ये कमरे के ताप पर आग भी नहीं पकड़ती है, ठीक है। एलपीजी गैस में जो कमरे का जो टेम्परेचर होता है उसमें आग नहीं पकड़ती है, ठीक है। तो यही सभी कारणों से हम लोग जो है ना दोस्तों खाना बनाने के लिए स्पेशली किसका उपयोग करते हैं, एलपीजी गैस का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली धमाकेदार क्लास होती रहती है, ठीक है। और दोस्तों क्लास को आप बिल्कुल संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण है सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न टाइप प्रश्न यहाँ पे हम आपको पढ़ाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इस प्रश्न को भी जो है ना दोस्तों आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखना है, प्रश्न को काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है, ठीक है। यानी कि जो सौर कुकर होते हैं इसमें कौन सा दर्पण सबसे ज्यादा होते हैं, अवतल दर्पण रहेंगे या फिर उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण रहेंगे, तो ये आपको बताना है। तो सबसे उपयुक्त दर्पण कौन सा होगा वही आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो अवतल दर्पण होते हैं ना, ये प्रकाश किरणों को क्या कर देती है, एक जगह जमा करती है। और उत्तल दर्पण जो प्रकाश किरणों को क्या कर देती है दोस्तों, चारों तरफ फैला देती है। तो जो प्रकाश किरणों को एक जगह जमा करेगी तो इससे क्या होगा दोस्तों, भोजन जल्दी पकेगी। तो इसका उत्तर चलिए कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि एक सौर कुकर भोजन को पकाए जाने के लिए सूरज की गर्मी का उपयोग करता है, ठीक है। यानी कि जब भी हम सौर कुकर के माध्यम से भोजन को पकाते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सूरज के सामने आपको सौर कुकर को रखना पड़ेगा ना, और यहाँ पे इजीली उससे भोजन क्या होती है दोस्तों, पक जाती है, ठीक है। गर्मी का उपयोग करती है हम लोग एक विशेष क्षेत्र में सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करने तथा गर्मी को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। मेन कारण यह है कि अवतल दर्पण जो होती है ना दोस्तों, प्रकाश किरणों को एक जगह जमा करती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दर्पण का एक बिंदु सूरज की किरणों को केंद्रित कर देता है, ठीक है। दर्पण का एक बिंदु जो होते हैं ना दोस्तों, सूरज की किरणों को क्या करती है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है। उस बिंदु पर तापमान बढ़ता है, उस बिंदु पर जो टेम्परेचर होता है ना दोस्तों क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, जिससे उस विशेष क्षेत्र में रखा भोजन गर्म हो जाती है, ठीक है।
उम्मीद करते हैं ये भी आपको जो है ना दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास काफ़ी शानदार है, क्लास को बिल्कुल निश्चित होकर आखिरी तक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप जो है दोस्तों इस प्रश्न को भी अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ना। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने का। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है, यानी कि जो नाभिकीय ऊर्जा होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस वही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा के महत्व निम्नलिखित है। क्या क्या महत्व हो सकते हैं वही आपको बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं पहला महत्व यह है कि प्रति एकांक द्रव्यमान की बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रति एकांक द्रव्यमान की बड़ी मात्रा में क्या उत्पन्न होती है दोस्तों, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, एनर्जी उत्पन्न होती है। इसका उपयोग कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने वाली किस्में तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग क्या कहाँ पे करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने वाली किस्में तैयार किया जाता है। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस ऊर्जा का उपयोग कैंसर जैसी घातक बीमारी के उपचार में किया जाता है। कैंसर होगा यहाँ पे, इस ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कैंसर जैसी घातक बीमारी के उपचार में किया जाता है। ठीक है, और देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। यानी कि जो नाभिकीय ऊर्जा होता है इसका उपयोग स्पेशली हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं भी आपको जो है ना दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि हम वाहनों में जो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में क्यों इसका उपयोग करने के लिए हमें सलाह दिया जाता है, वही आपको बताना है। तो चलो दोस्तों इसका यहाँ पे देखते हैं इसका डेफिनेशन, यहाँ पे इसका उत्तर क्या लिखा हुआ है। तो काफ़ी सिंपल डेफिनेशन होगा। देखिएगा कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता इसीलिए देते हैं क्योंकि यह सदैव प्रतिबिंब बनाते। सीधा किस तरह का प्रतिबिंब बनाते हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाते हैं ना हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, इससे पीछे से आ रहे वाहन और हम जो है ना एक्सीडेंट नहीं होते हैं। मेन कारण क्या है कि जो भी वाहन आते हैं पीछे से तो हम प्रतिबिंब को इजीली सीधा ही देख सकते हैं। ठीक है, उल्टा नहीं देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। ठीक है, यानी कि जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं ना इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, यानी कि बहुत बड़े वाहन को ये छोटा सा मिरर कवर कर सकता है ना, अर्थात ये तीनों अन्य दर्पणों की तुलना में बहुत बड़े क्षेत्रों को देखने में समर्थ बनाते हैं। इसी कारण से हम वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में वरीयता देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न है, अब इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। किसी भी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को क्या करना है, परिभाषित करना है ना। तो चलो दोस्तों आपको पता होना चाहिए लेंस की क्षमता क्या होती है, एक डायोप्टर होती है। तो एक डायोप्टर को आपको डेफिनेशन करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितना हो, 1 मीटर हो। अर्थात फोकस दूरी 1 मीटर जब होगा तो लेंस की क्षमता जो होती है ना दोस्तों 1/4 फोकस दूरी होती है। कहने का अर्थ है जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, 1/4 फोकस दूरी होती है। और दोस्तों ये फोकस दूरी हमेशा किस में होगा, मीटर में होगा। ठीक है, किस में होगा, मीटर में होगा ना। तो ये वही होता है दोस्तों लेंस की क्षमता। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितना होती है, 1 मीटर होती है। तो फोकस दूरी जब 1 मीटर होगा ना, यहाँ पे देख सकते हैं जब फोकस दूरी 1 मीटर होगा तो लेंस की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4 फोकस दूरी। यानी कि 1/1 कहने का अर्थ है 1/1 यहाँ पे हो जाएगा। तो 1/1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक डायोप्टर। तो देख सकते हैं एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो ना फाइनली क्लास 10 के साइंस का काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है VVI सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जिनमें हम लोग 10 मोस्ट इंपोर्टेंट है
सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को लेके आ चुके थे, जिनमें काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न को देखे जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न हैं इसी क्लास से आने वाला। यानी कि यहाँ पे जो 50 MBBI सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न का जो सीरीज चल रहा है ना दोस्तों, यही प्रश्न मतलब इसी पार्ट से आएंगे, यानी कि यही सीरीज से आएंगे, ये मेरा गारंटी है। इसलिए आप एक एक सीरीज को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा पार्ट वाइज, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में भी एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, तो क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण डेली होते रहता है दोस्तों। और यहाँ पे क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक डेली करने का कोशिश कीजिएगा। क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे डेली 6 बजे शाम में क्लास होती है और यहाँ पे रात्रि 9 बजे क्लास होती है जो अभी आप क्लास कर रहे हैं, और यहाँ पे डेली आपका 1 बजे दोपहर में क्लास होती है। तो ये सभी क्लास को ना दोस्तों आपको डेली प्रत्येक दिन करना है। ठीक है, और दोस्तों वेबसाइट में भी धमाकेदार टेस्ट वगैरह चलता रहता है, तो जो भी विद्यार्थी वेबसाइट में जाकर टेस्ट वगैरह नहीं देते हैं तो आप जो है ना वेबसाइट में जाकर टेस्ट वगैरह देते रहिए। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए, आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना है, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जब तक आप अपना पढ़ाई करते रहिए, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए, डेली पढ़ाई कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में।